किसका हो गया? कौन सा शिफ्ट था? कल का इवनिंग का? फर्स्ट हैंड रूल आया था तुम लोगों को? केमिकल बॉन्डिंग का? क्या लिखा था, क्या है? मैथ्स? फिजिक्स? दो पेन दो, शुरू कर दे। गाथिया मला थी। Mn2O7 का स्ट्रक्चर आया था? दे बेटा पेन दे शुरू। लास्ट क्लास में हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टीज चल रहा था ना? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे भैया। आ जाओ आ जाओ, आए कल वो लास्ट टाइम आयोनिक साइज हुआ था अपना। आयोनिक साइज हो गया था। डेंसिटी सब बता दिया ना लोगों, डेंसिटी बता दिया, आयोनिक साइज बता दिया। ऑक्सीडेशन नंबर बचा हुआ है, आयनेशन एंथैल्पी बचा हुआ है। आयनेशन एंथैल्पी की बात करेंगे, क्या क्या होता है आयनेशन एंथैल्पी, देखेंगे। बेसिक डेफिनेशन आप लोग ऑलरेडी पता ही है। आज बच्चे बाकी गर्ल्स कहाँ हैं? जेई का पेपर है? हाँ। किस चीज का जेई का पेपर है आज? दिशा? तीन बच्चों का है। आयनेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन आप लोग ऑलरेडी पता है, क्या डेफिनेशन होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल। सही, लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है उसी को क्या बोलेंगे? आयनेशन एंथैल्पी। बहुत बढ़िया। अब आयनेशन एंथैल्पी में जो है सब कुछ चीजें सेम है, जैसे तुम लोगों को पढ़ाया था वही सब चीज रहेगी। अब ट्रेंड विंड नहीं पूछेंगे यहाँ पे, ट्रेंड नहीं पूछेंगे आप लोगों को। आपको पूछते क्या आयनेशन एंथैल्पी के अंदर, कि भैया फर्स्ट किसकी ज्यादा होगी, सेकंड किसकी ज्यादा होगी, थर्ड किसकी ज्यादा होगी, ये सब पूछते हैं, ठीक है? तो इतना ही आपको याद रखना है भैया, खाली इतनी सी चीज याद रखनी है। जिसमें D5 होगा, जब क्या होगा? D5 या D10 होगा, ये वाले स्टेबल होंगे, ये क्या होंगे? बहुत स्टेबल। इनकी इनके आयनेशन एंथैल्पी बहुत हाई आएगी। ठीक है, तो अब देखो जरा, जिसमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या डी में 10 होंगे, उनकी आयन एंथैल्पी क्या होगी? हाई। और जिसके अंदर जो है क्या बोल सकते हैं, डी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी कम होगी। क्यों? क्योंकि डी में जब 6 होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने से इसको फायदा मिलेगा क्या? अरे एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो D5 बन जाएगा ना, तो D5 स्टेबल हो जाएगा। तो जिसकी D6 होगी उसकी हमेशा बहुत कम आएगी। और D5 और D10 वालों की क्या आएगी? ज्यादा आएगी। इतना सा याद रखना, बाकी सब काम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जरा एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे, दो तीन क्वेश्चन आते चिंदी चिंदी, वो सब तुम लोग देख लेना। जैसे दे देंगे Mn2+ दे देंगे एक जगह पर। ठीक है, और एक दे देंगे तुम लोगों को Fe2+। पूछेंगे भैया बताओ इनमें से किसकी जो है सेकंड आयनेशन, थर्ड आयनेशन दिल भी, सॉरी, ऐसे Mn दे देंगे यहाँ पे, ये Mn है और ये आयरन है, ठीक है? Mn और आयरन में पूछेंगे थर्ड आयनेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट थर्ड आयनेशन एंथैल्पी। तो निकाल के देखेंगे भैया, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी के लिए क्या करेंगे भैया? पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या आएगा? Mn+। ठीक है। सेकंड निकालेंगे तो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी में क्या आएगा? Mn2+। अब थर्ड के लिए Mn2+ से निकलेगा क्या? यस, तो Mn2+ के लिए थर्ड से निकलेगा तो ये आ जाए। अभी आप अब देखेंगे भैया, एमएन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4s2 3d5। इसकी क्या हो जाएगी? 4s1 3d5। और इसकी क्या हो जाएगी? 4s0 3d5। तो इसमें D5 से इलेक्ट्रॉन निकल रहेगा। तो इसलिए एमएन की जो है थर्ड क्या हो सकती है? हाई हो सकती है। बट अगर मैं आयरन की बात करूंगा, तो आयरन की बात करेंगे तो आयरन की फर्स्ट क्या हो जाएगी? फर्स्ट वाली क्या हो जाएगी? Fe से Fe2 Fe से Fe+। तो यहाँ पे क्या होता है? 4s2 3d6। तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बन गया? 4s1 3d6। अगर मैं सेकंड निकालू तो सेकंड देखो जरा क्या आएगा? Fe2+। तो यहाँ पे सेकंड निकलेगा, सेकंड में क्या बन जाएगा तुम्हारा? 4s0 3d6। क्लियर हो गया?
ठीक है, अब थर्ड की बात करेंगे, थर्ड इंपॉर्टेंट है, थर्ड की बात करेंगे, देखो जरा थर्ड। थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे Fe3+ बनेगा क्या, और यहाँ पे क्या आएगा 4s0 3d5 बन जाएगा। तो थर्ड निकालने के लिए, जब थर्ड आइंस्टाइन पे की बात करेंगे, तो थर्ड वाला जब निकलेगा तो 3d6 से निकल रहा है, और इसमें थर्ड वाला कहाँ से निकल रहा है, 3d5 से निकल रहा है, तो ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी, 3d5 में। तो याद रखना भैया, मैंगनीज की जो है क्या बोल सकते हैं, थर्ड वाली क्या होगी, बड़ी होगी, और आयरन की क्या होगी, कम, बिकॉज 3d6 से निकल रहा है। क्लियर। एक और क्वेश्चन देते हैं, ऐसे ट्राई करेंगे तुम लोग। जिंक और कॉपर की निकालनी है, इधर को एक सेकंड। कॉपर और निकेल की निकालनी है, बताओ किसकी थर्ड बड़ी होगी, कॉपर और निकेल में से किसकी थर्ड बड़ी होगी। ओहो, गलत क्वेश्चन पूछा क्या मैंने। सेकंड, सेकंड, सॉरी, सेकंड किसकी बड़ी होगी। सेकंड किसकी बड़ी आएगी, कॉपर की बड़ी आ जाएगी। यस, कॉपर की बात करेंगे तो क्या हो जाता है, 4s1 3d क्या हो जाता है, 10 हो जाता है क्या। पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4s0 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा, सही का। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, सेकंड में एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो इसलिए इसकी सेकंड वाली बड़ी होगी, 3d10 से निकलेगी। बट निकेल की अगर मैं बात करता हूँ, निकेल के लेके आ जाएगा 4s2 3d8 होता है। पहला इलेक्ट्रॉन 4s1 से निकलेगा, दूसरा वाला 4s2 से निकलेगा, पहला वाला, सेकंड वाला 4s1 से निकलेगा। तो ये 4s से निकल रहा है, तो इससे इतना ज्यादा एनर्जी रहेगी नहीं। बट कॉपर की सेकंड वाली क्या आएगी, बड़ी आएगी। क्लियर हो गया क्या। बहुत बढ़िया, तो इस तरीके से आप लोग सेकंड थर्ड निकाल लोगे आयनेशन। तो आयनेशन एंथैल्पी के अंदर यही थी बात है, ये सब आप लोगों को ऑलरेडी आता है ये निकालना। तो यही क्वेश्चंस आते हैं, किसकी सेकंड बड़ी, किसकी थर्ड बड़ी, ये सब पूछेंगे तो कर लेना। क्लियर। ठीक है, अब यूजुअली अगर फिर भी अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता तो इतना ही बोलूंगा। क्रोमियम और कॉपर जो होता है तुम्हारा, इसके लिए सेकंड बड़ी होती है, कौन सी बड़ी होती है, सेकंड। और मैंगनीज और जिंक के लिए थर्ड बड़ी होगी, कौन सी बड़ी होगी, थर्ड। और आयरन के लिए जो है थर्ड सबसे छोटी होगी, आयरन के लिए थर्ड सबसे छोटी होगी। जिसको कुछ नहीं पता वो लोग ये याद करके चले जाना, इससे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं आता वो ये कर लेना। क्रोमियम कॉपर के लिए सेकंड बड़ी होती है, आयरन जिंक के लिए थर्ड बड़ी होती है, सॉरी क्या, मैंगनीज और जिंक के लिए थर्ड बड़ी होती है, और आयरन के लिए फिक्स होता है हमेशा, थर्ड वाली जो है छोटी होगी।
ये हो जाएगा आयनिक संदर्भी वाला। ठीक है। अब बढ़ते हैं आयनिक संदर्भी के बाद नेक्स्ट चीज जो आती है तुम्हारी, वो देखेंगे, वो है तुम्हारा ऑक्सीडेशन नंबर, वो सब चीजें देख लेते हैं। ये पढ़ा रहेगा उनको, एसिड्स का पीसीपीएच वैल्यू भी को। डीएनए ब्लॉक एलिमेंट। आयनिक संदर्भी तो हो गया हम लोग का। नेक्स्ट, अब पूछेंगे भैया ग्रुप वन की और ग्रुप टू, जो एस ब्लॉक के मेटल्स होते हैं और डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, उसमें से ज्यादा किसकी होती है? तो डी ब्लॉक के मेटल्स की ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। रीजन ऑफ बिंग साइज, एस ब्लॉक के एलिमेंट का साइज थोड़ा बड़ा होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट का साइज थोड़ा छोटा होता है, इसलिए डी ब्लॉक की आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी? एस ब्लॉक वाले से थोड़ी ज्यादा होती है। क्लियर? इसको याद रखना। बाकी मेरे नोट्स में मैंने और कुछ लिखवा के दिया क्या इसके बारे में? मेरे को नहीं लगता लिखवा के दिया होगा कुछ। आयनाइजेशन एंथैल्पी में तो यही सब करवाए हैं मोस्टली तो। सेकंड किसकी होगी, थर्ड किसकी, ये सब भी लिखवा के दिया। ठीक है, इसको ही कर लेना, क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और ये देखो ऐसे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग है सेकंड हाईएस्ट। सेकंड वाला मैं तुमको बताया क्रोमियम और जी होगा। कॉपर वाला तो याद जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो सिमिलर साइज, सिमिलर साइज वाला तो करवाया तुम लोगों को। इसका आंसर क्या आ जाएगा सिमिलर साइज वाले का? मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, बिकॉज एक कौन से पीरियड का 4D सीरीज का और एक कौन सा का 5D का लैंथोनल कॉन्ट्रैक्शन सिखाया था, याद है? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कर लेना। आयनेशन भी तो हो गया। नेक्स्ट आएगा तुम लोग का, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड कहाँ है? लास्ट पॉइंट है, लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही बचा है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है, ध्यान से देखो दिया भैया। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिस एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? वेरिएबल, है ना? डी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सिवाय किसके? स्कैंडियम और जिंक के। स्कैंडियम का फिक्स होता है +3 होगा, जिंक का फिक्स होगा क्या होगा? +2 ही होगा। उसके अलावा कुछ नहीं शो करेंगे। क्लियर हो गया? इसको याद रखने का भैया। अब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे भैया, तो देखो भैया, इन द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना? ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। इसको देखेंगे क्या पॉइंट है, देखो जरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो जरा। इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस बाय यूनिटी। अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो ट्रांजिशन मेटल होता है वो +1 से चेंज होता है, यूनिटी से चेंज होगा। देखो जरा, टिटेनियम +2 +3 +4। बट अगर बात करेंगे, बट इन नॉन ट्रांजिशन मतलब पी ब्लॉक में देखेंगे, ऑक्सीडेशन विल चेंज बाय 2 यूनिट्स। जैसे अगर देखेंगे क्लोरीन में +1 +3 +5 +7। तो याद रखना भैया, पी जो जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितने का आएगा? 2 यूनिट्स का। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसमें कितने का आएगा? 1 का। अब सवाल आता है भैया, पी ब्लॉक के एलिमेंट में 2 का क्यों आता है? बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा होता क्या है, बट फिलहाल इतना याद रखो भैया कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो है, इनमें कितने का चेंज आएगा? यूनिटी का। इनमें कितने का आएगा? 2 का चेंज आएगा। क्लियर होगा क्या? रीजन मैं लिखा है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट इन पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है वो आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है। इन मेटल कार्बोनिल्स, मेटल हैव लो ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल के ऊपर लो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा जब क्या लगा रहेगा? मेटल कार्बोनिल्स होंगे। क्लियर होगा क्या? बहुत बढ़िया। जैसे निकल कार्बोनिल होगा, इसमें निकल पे 0 चार्ज है। क्लियर? यस। अब बात करते हैं भैया ऑक्सीडेशन स्टेट के रेंज की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एनसीईआरटी में जो है कुछ इस तरीके से हमको दिया हुआ है ना? इसको अगर आप फॉलो करोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन स्कैंडियम का तो एक ही होता है, टिटेनियम के ये होते हैं, वैनेडियम, क्रोमियम। तो हम देखते हैं नीचे नीचे बढ़ते जाता है क्या? तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किसके हैं? मैंगनीज के। और सबसे हाईएस्ट भी किसका है? मैंगनीज का ही है। तो मैंगनीज के सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, सबसे हाईएस्ट भी किसका होता है?
मैंगनीज का। बट अगर आपको पूछेंगे मैंगनीज के अलावा भी अगर कोई है क्या, तो आप लोगों को नीट में नहीं पूछते, बट जेई में पूछ ले, रुथेनियम और टंगस्टन। ये दो ऐसे हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, रुथेनियम का +4 बन जाता है, सॉरी, और ऑस्मियम का, टंगस्टन या ऑस्मियम। तो ये इन लोगों का +8 भी जाता है, तो ये +8 भी दिखा सकते हो। तो रुथेनियम और ऑस्मियम जो है, ये हाईएस्ट शो करेंगे वैसे इन केस देखेंगे तो पूरे डी ब्लॉक में। और अगर सिर्फ 3D सीरीज का पूछेंगे तो मैंगनीज शो करता है, मैंगनीज के लिए +7 सबसे हाईएस्ट होता है जो मैंगनीज शो करेगा। समझ में आया? अब पूछेंगे मैंगनीज अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करता है, तो ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ शो करेगा? ऑक्सीजन के साथ शो करता है, जिसका एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, Mn2O7। समझ में आएगा? अब बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ऐसे फिर फ्लोरीन के साथ शो कर सकता है MnF7 करके, नहीं, फ्लोरीन के साथ शो नहीं करेगा, खाली किसके साथ शो करेगा? ऑक्सीजन के साथ शो करेगा। तो मैंगनीज अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करता है? ऑक्सीजन के साथ। समझ में आएगा? बहुत बढ़िया। अब सवाल आएगा रेंज की, तो ये पहले तो ये लिख लेना, रुथेनियम और ऑस्मियम आप लोग लिख लेना है ना। ये ऐसा क्वेश्चन जो है आप लोगों को आ सकता है रुथेनियम और ऑस्मियम का। ये सिर्फ जेई में पूछेंगे, नीट में नहीं पूछेंगे। नीट में खाली आपको इतना ही पूछेंगे कि सबसे हाईएस्ट किसका होता है 3D सीरीज में, आपको मैंगनीज याद रखना है। क्लियर हो गया? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछेंगे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी किसके आएंगे? मैंगनीज के आएंगे। 5 आते हैं मैंगनीज में, 5 ऑक्सीडेशन, कितने, 6, सॉरी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा मैंगनीज। अब सवाल आता है सर सबकी रेंज कैसे याद करनी है? रेंज पूछ सकते हैं आप लोगों को कि भाई किसकी रेंज क्या है, तो रेंज आपको कभी कभी पूछ लेते हैं भैया कि कौन कौन सा शो करेगा। जैसे पूछेंगे आयरन +4 शो करता है क्या, तो हाँ शो कर, बट आयरन +5 शो करता है क्या? नहीं शो करता। तो ऐसे एग्जाम में उल्टे सुल्टे सवाल पूछ सकते हो, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक का यूज करेंगे तो तुम लोग जो है उसको याद रख सकते हो। तो देखो जरा क्या ट्रिक है। यस, तो ये ट्रिक है, इस तरीके से आप लोगों को जो है लिख लेना है, +2 से शुरू करना है, +2 +3 +4 +5 +6 +7, यही ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज होती है। ठीक है? तो +2 वाले कौन कौन से होंगे, +2 वाले कौन से होंगे, ये सब जो है आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। ऐसे आप लोगों को जो है एलिमेंट सजाने हैं, ठीक है? एलिमेंट सजाकर जो इनके ऊपर चाहिए रेंज लिखनी है, +2 हो गया, फिर नेक्स्ट +3 हो गया, +4 हो गया, ऐसे जो है आपको बढ़ाना है। ठीक है? अभी इसको कैसे सजाना है ध्यान से देखो जरा। इस तरीके से सजाना है, टिटेनियम जिंक, फिर उसके बाद क्या बोल सकते हैं, स्कैंडियम निकेल, फिर टिटेनियम निकेल, वैनेडियम मैंगनीज, क्रोमियम टू आयरन और लास्ट में मैंगनीज। अब इसको कैसे सर हम लोगों को कैसे पता चलेगा ये सब कैसे करते हैं? ठीक है, तो अभी देखेंगे भैया इसको जो है हम लोग करेंगे कैसे। ठीक। अब देखो जरा, अब एग्जाम में सवाल कैसे पूछेंगे? एग्जाम में पूछेंगे बताओ जरा आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताओ, क्या बताओ? आयरन के पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताओ। तो देखो जरा कैसे निकालेंगे, या आयरन के निकालें तो मेरे को बताओ आयरन के लिए +2, टिटेनियम से लेकर जिंक के बीच में आयरन आता है ना, आता है क्या नहीं आता? यस। तो टिटेनियम से लेकर जिंक तक सभी लोग +2 शो करेंगे। समझ में आया? तो मतलब इसमें आयरन आएगा बीच में, तो आयरन +2 शो करेगा क्या? हाँ। अब आयरन +3 शो करेगा, स्कैंडियम से निकल के बीच में आयरन आता है क्या? हाँ। तो आयरन विल शो +3। अब देखेंगे भैया टिटेनियम से निकल के बीच में आयरन आएगा क्या? यस। तो उसके जो है आयरन विल शो +4। अब देखो जरा क्रोमियम से लेके ये, ओके, +5 तो रह गया, शिट मैंने क्या लिख दिया, रुको एक सेकंड रुको। हाँ, मैंने ट्रिक में कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ यहाँ लिखा है, उल्टा कर दिया इसको मैंने। अब आएगा सही से। Yes. हाँ अब देखो जरा, वैनेडियम से मैंगनीज के बीच में +5 आता है क्या? नहीं, तो यहाँ पे नहीं आएगा, बट इसमें आएगा +6 में आयरन, हाँ तो आयरन का +6 है, +7 है क्या? नहीं। तो इस तरीके से आप लोग जो है पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज निकाल सकते हो। क्लियर? अब इसको याद कैसे करना है, देखो जरा याद करने का तरीका सुनो, क्या याद करने का तरीका है। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलो, तू जानती सच नहीं, तू नहीं, वह मोनिका। अभी एम से MN से आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, मोनिका हो गया, मनीष हो गया, जिसका नाम याद रखना है आप याद रख सकते हो, अपने हिसाब से जो है ऐड करना कर देना। ठीक है, मेरे पीछे बोलो, तू जानती सच नहीं, तू नहीं, वह मोनिका, कर फिकर मेरे मन की। समझ में आया? तो इस ट्रिक से याद रखोगे तो इस ट्रिक से याद हो जाएगा। क्लियर है? फिर से मेरे पीछे 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। मेरे पीछे बोलो, तू जानती सच नहीं, तू नहीं,
वे मोनिका कर फिकर मेरे मन की। और कॉपर पे +1 होता है, तो याद रखना कॉपर अकेला ही होता है जो सिर्फ +1 शो करता है पूरे इसमें से, पूरे 3D सीरीज में से अकेला एलिमेंट जो +1 शो करेगा, तो इसको अलग से लिख लेना, ठीक है। तो याद रहेगा सब लोगों को। नहीं तो अगर आपको चाहिए तो कॉपर को आगे लिख सकते हो और यहाँ पे शुरू कर सकते हो, क्यों तू जानती सच नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी कर लेना तो ये भी हो जाएगा। तो कॉपर को सबसे आगे लिख देना क्यों तू जानती सच नहीं, तू नहीं वे मोनिका कर फिकर मेरे मन की, ठीक है, ऐसे कर देना। याद रहेगा सब लोगों को। तो ये ट्रिक लिख लेना, इस ट्रिक से जो है आप लोग को याद रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज, कोई भी एलिमेंट हो उसकी ऑक्सीडेशन की रेंज आप निकाल सकते हो। समझ में आया ट्रिक से, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। कर लोगे ऑक्सीडेशन नंबर वाला ये पार्ट। अब बढ़ते हैं आगे, किधर गया फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज सिखा दी आप लोगों को, पॉइंट अब कुछ कुछ और पॉइंट्स है, देखो जरा। इन इन पी ब्लॉक लो ऑक्सीडेशन स्टेट इज फेवर्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो जरा। इन पी ब्लॉक लो ऑक्सीडेशन, तो आई थी कल क्वेश्चन पूछने उस दिन, परसों तो आई थी ना, तो उसमें से ये वाला उसमें ये आएगा, ठीक है, मैं बता डी ब्लॉक में आगे आएगा वो, ये वो वाला पॉइंट है। इन पी ब्लॉक लो ऑक्सीडेशन स्टेट इज फेवर्ड बाय हेवियर मेंबर ऑफ द ग्रुप। क्या बोला? पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन फेवर करते हैं? है ना, हेवियर मेंबर्स, जैसे बोरॉन फैमिली में बोरॉन और एल्यूमिनियम के क्या रखना पसंद करेंगे? +3। पर जो नीचे के एलिमेंट्स है इंडियम थेलियम, ये लोग क्या पसंद करते हैं? +1, मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पसंद करते हैं। क्लियर? मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, ये जब मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो मैं इसको अच्छे से एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक में इसको। बट फिलहाल के लिए तुम इतना समझो, अगर मान लो मैं बात करता हूँ ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है, ये आपके तुम्हारे कौन से एलिमेंट्स हैं? निक्टोजन फैमिली के। निक्टोजन फैमिली के एलिमेंट्स की बात करेंगे, इनके ऊपर +3 भी आता है, +5 भी आता है। तो जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है ये +5 रखना पसंद करेंगे, बट नीचे वाले क्या रखना पसंद करेंगे? +3। मतलब जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेफर करते हैं। क्या बोला मैंने? हेवियर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप प्रेफर्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। एक और एग्जांपल बताता हूँ, कहे शिव जी सुनो पार्वती जी, सही है क्या? अब इसकी बात करेंगे तो भैया इनके ऊपर +2 भी आता है, +4 भी आता है। पर जो ऊपर वाले जो मेंबर्स है ये लोग क्या शुरू कर रखना पसंद करेंगे? +4। और जो लास्ट वाला मेंबर होता है यूजुअली, हेवियर मेंबर का मतलब यूजुअली लास्ट मेंबर होता है, ठीक है, जो लास्ट मेंबर होता है वो +2 रखना ज्यादा पसंद करेगा। क्लियर होगा क्या? सिमिलरली इनमें से भी बात करेंगे तो ये सब लोग जो है क्या बोल सकते हैं, +3 रखना पसंद करेंगे, +5 रखना पसंद करेंगे। बट बिस्मित क्या रखना पसंद करेगा? +3। समझ में आया? सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो इनकी बात करूंगा, इन पे +1 भी होता है और +3 भी होता है। तो ये जो होते हैं ये सब तुम्हारे +3 रखना पसंद करते हैं, कौन सा पसंद करेगा? +1। तो हेवियर मेंबर्स जो होते हैं, या डाउन द ग्रुप जाओगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसमें? पी ब्लॉक में। तो मैं लिखा देखो, इन पी ब्लॉक लो ऑक्सीडेशन स्टेट इज फेवर्ड बाय हेवियर मेंबर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। एग्जांपल दिया देखो जरा, बोरॉन और एल्यूमिनियम +3 शो करेंगे, बट थेलियम का शो करेगा +1। क्लियर होगा? रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आगे बताऊंगा, पी ब्लॉक में वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। अब बट फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट दिस इज रिवर्स, द रिवर्स इज ट्रू। डी ब्लॉक के एलिमेंट में क्या होगा? हेवियर एलिमेंट में क्या ज्यादा होगा? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, क्रोमियम मोलिब्डेनम और टंगस्टन ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं, एक लाइन के अंदर आते हैं। इनके अंदर अगर मैं बात करूंगा तो भैया टंगस्टन और मोलिब्डेनम जो होता है उनके लिए जो है +6 ज्यादा स्टेबल होगा, बट क्रोमियम के लिए इतना स्टेबल नहीं होता। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल ऑन टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम, एंड फॉर क्रोमियम +6 इज नॉट स्टेबल, लेस स्टेबल होता है। समझ में आया? क्लियर हो गया? इसलिए हमने देखा था क्रोमियम +6 से कहाँ चले जाता है? +3 में। कहाँ जाता है? और मैंने उसका रीजन बताया था, कोई बताएगा मेरे को क्या रीजन बताया था मैंने? +6 से +3 में क्यों जाता है? +3 क्यों से स्टेबल होता है बताओ? वाई क्रोमियम +3 स्टेबल? रीजन बताया था मैंने। +3 क्रोमियम का क्यों स्टेबल होगा? कलर का लेना देना नहीं है, स्टेबिलिटी का लेना देना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं हम लोग? हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड से, है ना। तो डी का अगर क्रोमियम +3 है, तो क्रोमियम +3 में कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में 3। तो 3 तो ना हाफ फील्ड है ना कंप्लीटली फील्ड है, फिर भी पार्शियली फील्ड है। T2G हाफ फील्ड होते हैं, इसलिए क्या होता है? स्टेबल। लिखवा के दिया था ना तुम लोगों को। T2G क्या होता है? हाफ फील्ड। नोट्स में लिखा है, फिर नोट्स पढ़ते नहीं हो, ये तो प्रॉब्लम है, नोट्स पढ़ोगे तब ना आएगा। तो T2G क्या होता है? हाफ फील्ड होता है। T2G क्या होगा? हाफ फील्ड। ये क्रोमियम +3 स्टेबल होता है, तो क्रोमियम +6 में इतना स्टेबल नहीं होगा, इसलिए देखो अब ध्यान से देखो जरा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, ध्यान सुनो मैं क्या बोलता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट खाली लोअर के लिए स्टेबल होगा, मतलब हेवियर मेंबर्स के लिए। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल फॉर हेवियर मेंबर्स, डी ब्लॉक के लिए। तो यहाँ पे देखो जरा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल ऑन टंगस्टन एंड molybdenum, एंड फॉर क्रोमियम +6, फॉर क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस स्टेबल। तो क्रोमियम के लिए +6 वाला क्या होगा?
लेस स्टेबल होगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे ये फर्क पड़ेगा कि इसके जो +6 वाले होंगे ये डज नॉट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज मैंने बताया था जब कोई अपने टॉप पे होता है और वो वहां पे अनस्टेबल होता है तो फिर कैसे करेगा? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एक्ट करके तुरंत अपने आप को कन्वर्ट करेगा। जैसे मैंगनीज, अगर मैं मैंगनीज का एग्जांपल देखूंगा तो मैंगनीज जो होता है तुम्हारा, मैंगनीज जो है जब KMnO4 में होता है तो KMnO4 में मैंगनीज पे +7 होता है। +7 से ज्यादा स्टेबल इसके लिए क्या होता है? +2 होता है। तो ये तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है? +2 में। अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो। अगर बेसिक मीडियम में देखोगे तो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MnO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो तभी भी इसका क्या हो गया? तुम्हारा खुद का क्या होगा? रिडक्शन। सामने वाले का क्या कराता है? ऑक्सीडेशन। सामने वाले को ऑक्सीडेशन कराएगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो खुद का रिडक्शन होता है, खुद का रिडक्शन होकर सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझ में आया? तो अगर आप बेसिक मीडियम में लोगे तो ये आएगा, एसिडिक में आएगा तो न्यूट्रल में आएगा तो ये आएगा। कोई भी मीडियम में ले लो, खुद क्या हो जाएगा? खुद को रिड्यूस करेगा। खुद को क्या करेगा? रिड्यूस। और समोच्च को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। इसलिए कैसे एक्ट करता है? एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आएगा? सिमिलरली क्रोमियम भी अपने +6 में खुश नहीं है। क्रोमियम अपने +6 में खुश नहीं होता, इसलिए तुरंत किस में चले जाता है? +3 में। जब +6 से +3 में जाएगा तो कैसे हो, क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो स्वतः का रिडक्शन होगा तो सामने वाले का क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। सामने वाले को ऑक्सीडेशन करने वाले को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए देखोगे आप, क्रोमियम जो होता है वो +6 में खुश नहीं होता, इसलिए एक्ट एज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट टंगस्टन और मॉलिब्डेनम जो है +6 में खुश है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं? डज नॉट एक्ट एज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आया सब लोगों को? होपफुली ये पॉइंट सबको क्लियर होंगे। ये पॉइंट्स को एक बार अच्छे से याद करके चले जाना। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो गई। अब बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंप्लीट करा दिए तुम लोगों को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मेन मेन यही सारी चीजें थी, ये कर लेना। यही सब पॉइंट्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग इन पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। ट्रेंड इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखते जाओ भैया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SEP क्या होता है देखेंगे। भाई 3 ही बजेगा, 3:10 हुआ है, बहुत टाइम है आज। अच्छा, आज जल्दी स्टार्ट कर दे बहुत। यस, तो देखेंगे भैया स्टैंडर्ड आज हो जाएगा कंप्लीट पूरा। कंप्लीट करा दे तुम लोग को। कितने बच्चे? लास्ट PDF होगा, सेकंड लास्ट होगा, 2 ही PDF बचे हुए हैं। तो आज कंप्लीट हो जाएगा DNA ब्लॉक, D ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। F ब्लॉक होगा पॉसिबल तो F ब्लॉक भी आज कंप्लीट करा देंगे। बढ़ते आगे देखो जरा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बच, कितना PDF बचा है? 7 ना, लेक्चर 7 ही लास्ट ही, ये लास्ट ही पॉइंट था। और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने कहाँ लिखवाए हैं? वो भी नहीं लिखवाए। किसके नोट्स है? इसमें क्या पढ़ा है? ये मेरा नहीं है, सुजीत का पढ़ा हुआ है। क्यों मेरे फोल्डर में सेव करते हैं अरे लोग? ये कौन पढ़ाता है ये सब? ये अमर कृष्णा पढ़ाता है सब फालतू चीजें, OCP IPLs एंड ऑल सब। उसके काम की चीजें ये सब। हाँ। हम्म, किसका ये है? उसका होगा फिर। वो क्या नाम है उस बंदे का? अमन उपाध्याय? नहीं, कपिल। कपिल को जूलॉजी आती नहीं होगी। ठीक है। अरे सहेली वेली तो सब वही है, ये अमर कृष्णा ही पढ़ा सकते हैं सब फालतू चीजें। हाँ। तो यार और कौन पढ़ाएगा? राजशेखर सर तो ये सब नहीं पढ़ाते। है ना? फिजिक्स वालों का कोई बायोलॉजी से संबंध ही नहीं है, मैथ्स वालों कोई पढ़ा नहीं सकता। ठीक है, मैं कोई ये सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है तो ये अमर कृष्णा ही है। अमर कृष्णा ने बच्चे से लिखवाया होगा किसी से। अमरू ऐसे लिखता है रे, छोटू छोटू। हाँ, इतना अच्छा नहीं लिखते। नहीं रे, अमरू के अक्षर है ये। फोटो भेजूगा, पूछूगा भाई अमरू तूने लिखा है क्या? बोलता अमरू यहाँ पे एक विवाद हो गया है। बोलता अमरू इतना अच्छा लिखा है, बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा तूने लिखा है क्या? कौन है? कौन से? क्यों है? ठीक है, मैसेज कर दिया उसको। ये सुनो रे बाबा, देखते जाओ चलो, कुछ मतलब नहीं। अमर कृष्णा की हैंडराइटिंग भी फालतू, अमर कृष्णा भी फालतू, कोई बड़ी बात नहीं। क्लियर है? अब देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुम लोग को अच्छा लगा क्या हैंडराइटिंग?
ठीक है। अगर बेकार लगा तो अमर कृष्णा का है, इतना समझ लो बस, जो भी चीज बेकार है उसकी होती है, क्लियर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया आप लोगों ने? नहीं पढ़े? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर मैं रिडॉक्स पढ़ लिएगा, रिडॉक्स में थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा। नहीं भी मिला तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनो। है ना, जब भी हम क्या करते हैं, हर एक मेटल का क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। हर एक एलिमेंट का क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल बताता है कि भैया वो रिड्यूसिंग एजेंट जैसे काम करेगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे काम करेगा, उसकी औकात बताता है कि वो कैसे हो सकता है। अगर एस आर पी की वैल्यू है या एस ई पी की वैल्यू जो है अगर पॉजिटिव में आती है तो फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नेगेटिव में आती है तो वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इतना सा याद रखने का, क्या बोला मैंने? अगर एस आर पी या एस ई पी की वैल्यू पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, है ना, तो याद रखना भैया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन भी बोलते हैं। स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी ची व्हॅल्यू ज्याला आपण ई नॉट पण म्हणतो, ई नॉट ची व्हॅल्यू या ई नॉट रिडक्शन ची व्हॅल्यू ज्यावेळी पॉझिटिव्ह मध्ये आली तर तो कंपाऊंड व्हेरी गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे, आणि जर नेगेटिव्ह मध्ये आली तर तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट आहे। कळलं सगळ्यांना? यस, तो अब इसको जो है इसके बारे में बेसिक्स तुम लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ। देखो जरा, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ई नॉट की वैल्यू, इफ पॉजिटिव गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इफ नेगेटिव गुड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? इसके अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सी होती है, तो वही बता देता हूँ तुम लोगों को। देखो जरा, सबसे ऊपर जो होता है इसके अंदर, सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन की वैल्यू +3 होती है। बीच में हाइड्रोजन होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। सबसे नीचे जो होता है तो वो होता है लिथियम, लिथियम की वैल्यू जो है वो -3 होती है। तो सबसे बड़ा अगर आपको पूछेंगे भैया सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल में, सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। और सबसे बेस्ट जो है क्या बताए, रिड्यूसिंग एजेंट पूछेंगे तो लिथियम बोलना, लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? तो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव -3 हो सकती है, दैट इज फॉर लिथियम। सबसे ज्यादा पॉजिटिव फ्लोरीन की हो सकती है, दैट इज ना +3। समझ में आया? एग्जैक्टली +3 नहीं होती, 2.9 होती समथिंग, और ये भी समथिंग ऐसा ही कुछ तो होता है, 3.01 ऐसा कुछ तो होता है। बट आप +3 -3 के बीच में याद रख सकते हो। और हाइड्रोजन की 0 होती है, क्लियर? ये सब रेडॉक्स में पढ़ा होगा आप लोगों को। अब ध्यान सुनो, जिन मेटल्स की एसआरपी की वैल्यू हाइड्रोजन से नीचे आएगी, हाइड्रोजन से क्या आएगी, नीचे, हाइड्रोजन की 0 है मतलब 0 से कम मतलब माइनस में आएगी क्या, तो जिनकी वैल्यू माइनस में आएंगी वो हाइड्रोजन जो रहेगा इजेंट, उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, वो हाइड्रोजन का जो आयन रहेगा उसको क्या करेगा, लिबरेट करेगा, है ना। हाइड्रोजन गैस को जो है क्या बोल सकते हैं, वो लिबरेट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं रिएक्शन कराता हूं आयरन की, आयन की रिएक्शन मैंने कराई HCl के साथ, समझ में आया? अब आयन की वैल्यू जो है एसआरपी की नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव होती है तो हाइड्रोजन में यहाँ पे कितना होता है, +1, सॉरी, +1 होता है। ये हाइड्रोजन को H2 में कन्वर्ट करेगा, इसमें कन्वर्ट करेगा H2 में। तो यहाँ +1 से 0 क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ क्या। तो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं कौन से एलिमेंट्स, कौन से मेटल्स, दोज मेटल्स हुज वैल्यू इज इन माइनस, जिसकी एसआरपी की वैल्यू क्या होगी, माइनस। या फिर दूसरे तरीके से बोलेंगे कि जिनकी वैल्यू हाइड्रोजन से कम होगी, एसआरपी की वैल्यू, वो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं। समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? तो इस चीज को याद रखना, जिन मेटल की एसआरपी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में होगी, वो मेटल्स हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं। इसको लिख लो तुम लोग को चाहिए तो। आई डोंट नो रेडॉक्स में पढ़ाया नहीं पढ़ाया तुम लोगों को ये सब, पर तुम लोग को पता होना चाहिए सब। जिन मेटल्स की एसआरपी की वैल्यू क्या होगी, हाइड्रोजन से कम या फिर माइनस में होंगी, वो सभी के सभी हाइड्रोजन को रिड्यूस करके H2 गैस लिबरेट करेंगे। क्या लिबरेट करेंगे? H2 गैस, मतलब H+ को H2 में कन्वर्ट करके इसको गैस के फॉर्म में उड़ा देंगे। इसको बोलते हैं H2 गैस लिबरेट करना। समझ में आया? अब सर हमको कैसे याद रहेगा, आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करवाई होगी रेडॉक्स के अंदर, नहीं याद कराई है तुम लोगों को रेडॉक्स के अंदर, तो मैं आपको सरल भाषा सरल तरीके से बताता हूँ कि कौन से एलिमेंट्स कर सकते हैं कौन से नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, आप लोग को याद रखना है छापा एलिमेंट्स। क्या याद रखना है? छापा एलिमेंट्स। अगर आपको छापा एलिमेंट्स याद रहेंगे तभी भी आपका काम, ये सब रेडॉक्स का पार्ट है, ये सब डी ब्लॉक का नहीं है, पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है। तुम लोग के चेहरे देख के बता रहा हूँ कि तुम लोग के चेहरे देख के मेरे को समझ में आ रहा है तुम लोगों को कुछ नहीं आता रेडॉक्स का। ठीक है, अब सुनो जरा, छापा एलिमेंट्स क्या होते हैं। वो एलिमेंट्स होंगे जिन लोगों की वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, मतलब पॉजिटिव में होगी, किसमें होगी, पॉजिटिव। तो ऐसे मेटल्स जिनकी क्या बोल सकते हैं, एसआरपी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, उनको छापा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? छापा। फिर से सुनो, जिनकी एसआरपी की वैल्यू पॉजिटिव होगी उनको कैसे याद रखोगे, छापा। ठीक है, ऐसे याद रखना भैया, ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं, छापा एलिमेंट्स होते हैं। छापा बोले तो कॉपर, मर्क्यूरी, फिर गोल्ड, और उसके बाद प्लेटिनियम और सिल्वर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये छापा एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर हो गया क्या? सारे नोबल मेटल्स होते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है। कॉइन है जो नोबल वाले, ऐसे याद रख लेना। तो कॉपर हो जाएगा, सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, प्लेटिनियम, मर्क्यूरी, इनको बोलेंगे छापा एलिमेंट्स। छापा एलिमेंट्स जो होते हैं तुम्हारे, ये हाइड्रोजन को रिड्यूस करेंगे नहीं, इनकी रिएक्शन एसिड से होती नहीं है। अगर मैं कॉपर की रिएक्शन एसिड के साथ कराऊंगा HCl के साथ, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करेगा, यहाँ पे नो रिएक्शन आएगी। बट अगर इसी की जगह पर मैं किसी ऐसे मेटल को करा दूं, टिन को करा दूं, तो टिन तुरंत क्या कर देगा, HCl के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा, H2 गैस लिबरेट कर देगा। समझ में आया क्या?
और साथ में SnCl2 बन जाएगा, वो तो आगे क्लोरीन लग जाएगा तो SnCl2 बन जाएगा, बट H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। समझ में आया क्या? तो जिन मेटल्स के लिए जो है क्या बोल सकते हैं, छापा को छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सबके वैल्यू जो होती है क्या होती है, माइनस में। SrP की वैल्यू क्या होगी? माइनस में। और छापा के बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी? प्लस में। समझ में आया? छापा वाले एलिमेंट्स की प्लस में होती है। याद रहेगा सब लोगों को ये सब, है ना? इस सब का यूज करके तुम लोग सॉल्व कर सकते हो बहुत सारी चीजें। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तुम्हारी जो फालतू बातें हो तो हो गई, अब देखो जरा, सुनो। अब मैं मेरा टॉपिक बताता हूँ। इथे काय दिलेलं बघा, इथे काय दिलेलं आहे, इथे दिलेलं आहे बघा, काय लिहिलेलं आहे इथे, जर E0 ची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आहे, कशी आहे? पॉझिटिव्ह, मतलब उसको ये जो चेंज है, मतलब जो रिएक्शन है वो रिएक्शन वो चाहता है, मतलब वो चेंज चाहता है। अगर कोई भी रिएक्शन में E0 की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब वो रिएक्शन होना चाहिए, वो रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट चाहता है कि मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हूं। अगर किसी की E0 की वैल्यू पॉजिटिव है, देन रिएक्टेंट वांट्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की इच्छा है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब प्रोडक्ट में क्यों कन्वर्ट होगा? बिकॉज वो प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट में क्या है, ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आएगा? और अगर E0 की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब वो प्रोडक्ट वो चेंज होना चाहता नहीं है, देर वो चेंज नहीं चाहता। फिर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, देखो जरा, पे अटेंशन दिस। कॉपर+2 को बोला कॉपर में जाओ, कॉपर+2 को क्या बोला? कॉपर में जाओ। तो इसके लिए E0 की वैल्यू निकाली हमने। E0 की वैल्यू पॉजिटिव में आई, किसमें आई? पॉजिटिव में। तो मेरे को बताओ, ये ना, ये अगर पॉजिटिव में आई मतलब कॉपर जो है क्या बोल सकते हैं, यहां से यहां जाना चाहता है कि हाँ, अगर वैल्यू पॉजिटिव में मतलब ये चेंज चाहता है, ये समझ में आया? तो कॉपर+2 से कॉपर में जाना चाहता है, ये रिएक्शन वो चाहता है। क्लियर हो गया? अब ये क्यों चाहेगा? बिकॉज वो कॉपर किस में स्टेबल है? नॉर्मल स्टेट में ज्यादा स्टेबल है रादर देन +2। बट अगर मैं बात करता हूँ मैंगनीज की, मैंगनीज को बोला कि मैंगनीज आप +2 के अंदर हो, आप +2 से 0 पे चले जाओ। तो इसके लिए बोला, तो इसके लिए E0 की वैल्यू क्या आई? नेगेटिव। अब E0 की वैल्यू नेगेटिव आई तो मेरे को बताओ Mn+2 से Mn में जाना चाहेगा या नहीं चाहेगा? नहीं चाहेगा। नहीं, क्यों नहीं चाहेगा? बिकॉज Mn+2 ज्यादा स्टेबल होता है, किससे? Mn से। समझ में आया सब लोगों को क्या मतलब होता है इसका? ठीक है, E0 की वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, क्लियर हो गया सब लोगों को? तो अगर किसी की E0 की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब वो चेंज चाहता है, और नेगेटिव है मतलब वो चेंज नहीं चाहता। क्लियर हुआ सब लोगों को? समझ में आया? तो मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ, देखो जरा, मेरे को बताओ, यहाँ पे जिंक दिया है मैंने ZnCl2, और ZnCl2 को बोला आप जिंक में कन्वर्ट हो जाओ। क्लियर हो गया? हाँ, तो ये मेरे को बताओ, इसमें लिए E0 की वैल्यू मैंने निकाली, इसकी वैल्यू आती है -0.76। ठीक है, ये वैल्यू आती है इसकी। अब मेरे को बताओ जिंक किस में ज्यादा स्टेबल है, +2 में या जिंक में? +2 में जिंक। यहाँ पे जिंक पे कितना है? +2। यहाँ पे कितना है? 0। कौन से में ज्यादा स्टेबल है, +2 में या 0 में? किस में ज्यादा स्टेबल होगा? +2 में। बिकॉज अगर यहाँ पे E0 की वैल्यू नेगेटिव आई है मतलब ये चेंज चाहता है क्या? नहीं। तो चेंज नहीं चाहेगा मतलब वो रिएक्टेंट में, मतलब +2 में ज्यादा खुश है। क्लियर होगा क्या? समझ में आया सब लोगों को? बहुत बढ़िया, याद रहेगा। ठीक है, तो अभी देखो जरा, हमारा टॉपिक क्या था, देखो जरा टॉपिक क्या है, इधर देखो। टॉपिक क्या बोला तुम लोगों को? M+2 से M में जाना है। क्या बोला? M+2 से, इसका मतलब होता है M+2 से कहाँ जाना? M में जाना। अगर ऐसा लिखा हुआ है M+2/M, इसका मतलब M+2 से कहाँ जाना है? M में। क्लियर होगा क्या? तो 3D सीरीज के सारे एलिमेंट्स को पूछा, पूछा कि भैया आप +2 में हो, आपको +2 से नॉर्मल स्टेट में जाना है क्या? तो सभी लोगों ने मना कर दिया। सभी लोगों ने क्या बोल दिया? मना कर, बोला हम लोग आयंस के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है। आयंस के फॉर्म में क्या है? ज्यादा स्टेबल है। समझ में आएगा? सिवाय एक के, जिसका वैल्यू कौन सा आएगा? कॉपर। कौन सा? कॉपर। समझ में आएगा? तो अगर आप देखोगे तो E0 की वैल्यू जो है बाकी सबकी नेगेटिव आएगी। सबकी क्या आएगी? नेगेटिव। सारे मेटल्स के लिए अगर आप M+2 से लेके M की वैल्यू पूछोगे, मतलब सारे मेटल को बोलोगे आप, सारे वैल्यू, सारे मेटल्स के लिए ये वैल्यू निकालोगे M+2 से लेके M की, सारे मेटल्स के लिए E0 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी? नेगेटिव। एक्सेप्ट कॉपर। एक्सेप्ट कॉपर। कॉपर बोलता है नहीं भैया हमको ये चेंज चाहिए। तो बस खाली इतना सा चीज है। आपको पूछेंगे M+2 से लेके M की वैल्यू बताओ, तो सारे मेटल्स की क्या होती है? नेगेटिव। किसकी पॉजिटिव होगी? कॉपर की। तो याद रहेगा सब लोगों को, इजी है। अब मैं डायग्राम के फॉर्म में आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ। देखो जरा एनसीईआरटी कैसे दिखाती है इसको। सीधे इस एनसीईआरटी को देखो जरा, यहाँ पे ही क्या हो रहा है, इसको आखिरी आ रही है, इथे लक्ष द्या। इथे ही 0 ची व्हॅल्यू आहे, बरोबर क्या? तो ये 0 के नीचे देखो जरा, जितने भी मेटल है, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, सब सारे के सारे की वैल्यू 0 के नीचे है। सिर्फ कॉपर की वैल्यू 0 से क्या है? ऊपर। मतलब कॉपर की वैल्यू अकेले की पॉजिटिव है, बाकी सबकी कैसी है? नेगेटिव। तो इसको याद रखना भैया, E0 की वैल्यू खाली कॉपर की, खाली +2 से, हाँ +2 की बात करो मैं, +2 से 0 के लिए खाली कॉपर की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी? पॉजिटिव। क्लियर हो गया? बाकी सबकी क्या होगी? नेगेटिव। तो बाकी सब +2 में कैसे होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर +2 में कैसा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आएगा? तो इसको नोट डाउन कर लो चलो फटाफट। मैंने शायद नोट्स में लिखा भी हो, तो पता नहीं कहाँ लिखा है। हाँ सीधे यहाँ पे लिखा है मैंने, M+2 से M की वैल्यू, एक्सेप्ट कॉपर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज हैव नेगेटिव E0 वैल्यू फॉर M+2 से M+, हेंस दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, एंड कॉपर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। समझ में आया सब लोगों को? मैंने कुछ एग्जांपल्स भी कराए हैं, ये एग्जांपल्स भी सब भी लिख के दिया है। क्लियर? याद रहेगा सब लोगों को? M+2 से M, तो एकदम इजी। M+2 से M क्या बोला मैंने? तो अगर तुमको कोई भी एलिमेंट +2 में दे दे 3D सीरीज का, और +2 में देने का पूछेंगे भैया बताओ ये +2 में खुश है या M में खुश है, तो किस में खुश होगा? +2 में, एक्सेप्ट कौन सा? कॉपर। क्लियर हो गया? तो कॉपर सॉल्यूशन से ज्यादा नॉर्मल स्टेट में खुश होता है, इसलिए हम लोग कॉपर के वायर्स यूज करते हैं। क्लियर हो गया क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, कॉपर आयन के फॉर्म में ज्यादा कंडक्ट नहीं करता, नॉर्मल मेटल के फॉर्म में ज्यादा कंडक्ट करता है, इसलिए हम लोग कॉपर वायर्स यूज करते हैं। बड़े आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भैया। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? ये तो लिखवा के दे, ये तो बता ही दिया तुम लोगों को। आगे का किधर है? नेक्स्ट वाला पार्ट का नाम क्या दिया था फिर मैंने? हम्म, ये कौन सा ये 2030 का है ना? 1230 का। ये नहीं, ये भी नहीं। सब 12 वाले ही हैं, तो फिर आगे वाला सेव ही नहीं हुआ क्या वो? ये होना चाहिए शायद। नहीं, ये भी पहले का ही है, पता नहीं क्या है। ये तो मैंने सेव किया था उसी दिन। कुछ मिस हो रहा है क्या हमसे? नवा कृपा बने पाए चैतन्य नित्य। कहीं और सेव कर दिया क्या भाई? सुजीत सर किसमें तो चला गया? कुछ भी सेव कर क्या भाई बंदे ने इतने साथ? थार्मोडायनेमिक्स लिखा है, थर्मो को भाई। थारा भाई जोगिंदर है। थार्मोडायनेमिक्स, ये थार्मो लिखने वाला पता है कौन है? ये वो है रोनी। रोनी थार्मो पढ़ेगा। रोनी ऐसे पढ़ सकता है थार्मो। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। संजय सर में तो कोई लेना देना नहीं है। कहीं और से हो कि कहाँ से हो सकता है? वैसे ही है भैया, नहीं मिलेगा, अब छोड़ो। जाने वाले को कौन रोक सकता है? कोई नहीं। कोई बच्चों के पास होंगे तो मैं ले लूंगा। ठीक है छोड़ो, मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ध्यान ध्यान दो चलो। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा M+3 से M, सॉरी हाँ, M+3 से M+2। ये ट्रेंड लिख देंगे, कोई नहीं तुम्हारे लिए। M क्या नेक्स्ट ट्रेंड क्या आएगा तुम्हारा? M+3 से M+2, तो इसकी बात करेंगे M+3 से लेके M+2 की। तो इस वाले ट्रेंड के देखेंगे, इस ट्रेंड में क्या क्या होता है। तो इस वाले ट्रेंड के अंदर बात करेंगे, तो यहाँ पर जो है सिंपल है, आप लोग को याद रखना भैया, ये ट्रेंड कौन कौन शो करता है? टिटेनियम से शुरू करना है। टिटेनियम, वैनेडियम, हम क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, ये इतने ही लोग शो करते हैं, 6 ही लोग शो करेंगे। ठीक है, टिटेनियम से शुरू करने का नेक्स्ट जो 6 रहेंगे वही शो करेंगे। टिटेनियम से लेके इतने लोग शो करते हैं ट्रेंड। क्लियर हो गया? बाकी लोग का ट्रेंड से लेना देना ही नहीं है। क्लियर है? क्योंकि यही ऐसे जो +3 में भी एग्जिस्ट करेंगे, +2 में भी एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर हो गया? तो उस हिसाब से जो और इनके रिएक्शंस भी होते हैं, तो इसलिए इनको ही हम लोग शो करते हैं। अब बात करेंगे भाई ऐसे इसमें याद कैसे रखना है, तो पहले जो तीन होंगे इनकी वैल्यू नेगेटिव होगी, इतना याद रखना। ई नॉट की वैल्यू की बात करेंगे, तो पहले तीन की नेगेटिव होगी, नेक्स्ट तीन की पॉजिटिव होगी, खत्म हो गया काम। तो पहले तीन वालों की नेगेटिव होती है, से नेक्स्ट तीन वालों की पॉजिटिव होती है। जिनकी नेगेटिव होती है गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जिनकी पॉजिटिव होती है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल यही पूछेंगे तुम लोगों को। बोलेंगे भैया एक दे देंगे क्रोमियम+3 और एक दे देंगे आयरन+3। बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग एजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुमको पता होना चाहिए कि क्रोमियम+3 का होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और आयरन+3 का होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझ में आएगा? तो याद रहेगा सब लोगों को, फटाफट छापो चलो। दे दे लिखो। छाप लिए? ये सब नोट्स में नहीं है, ऐसे छाप लो इसको, बाद में बोलोगे सर हमको नोट्स नहीं दिया है, ऐसे रहोगे। अस्य नायन तस्य नायन हे नायन ते नायन। लिखा क्या सीढ़ी? ठीक है। ऐश्वर्या तुमने लिखा? तू ऐश्वर्या? अरे हाँ तू। इसका नाम क्या? ऐश्वर्या नाम है तेरा? तो तनिष्क का नाम है। तेरे जैसी एक लड़की थी, उसका नाम ऐश्वर्या था, तेरा नाम है ऐश्वर्या ही है फिर। ऐसे होता है। बड़े आगे। यस। तो ये तो बात हो गई इसके बारे में, प्लस के बारे में, माइनस के बारे में। अब किधर गया वो? इसको अगर आपको वैलिडेट करना है तो ये वैलिडेट आप यहाँ से कर सकते हो एनसीईआरटी में, जहाँ पे वैल्यूज दी है वहां से आप जाके चेक कर सकते हो।
ये देखो इधर है, यहाँ पे वैल्यूज दिए हुए हैं, सबके माइनस में आते हैं, खाली किसके प्लस में आएगा, कॉपर के +2 से। और इसकी बात करेंगे तो इसमें देखो जरा, इन लोगों की माइनस में आती है और इनकी प्लस में आती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम लोगों का, ये यहाँ से आप लोग देख सकते हो। अब अगर इन तीनों में कंपैरिजन पूछ ले तो कि इन तीनों में ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा कौन है, सबसे ज्यादा कोबाल्ट होता है, फिर मैंगनीज होता है, और फिर उसके बाद आयरन होता है। ठीक है, तो ये इसका ट्रेंड होता है। अगर इन तीनों में ज्यादा +3 में सबसे ज्यादा ई नॉट की वैल्यू पूछ ले तो ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव में सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे ज्यादा कोबाल्ट, फिर मैंगनीज, फिर आयरन, ऐसा होता है ट्रेंड, ठीक है। इसको लिख लेना है, कभी कभी काम आ सकता है, जेई में पूछ सकता है साहब। जेई हो गई ना। अप्रैल वाली नहीं दोगे अभी? नहीं, एक ही। तुमने जनवरी वाली क्यों दे रहे हो, अप्रैल वाली क्यों दे रहे थे? हाँ, मतलब जेन्युइन क्वेश्चन है मेरा कि क्यों तुम लोगों ने अप्रैल वाली क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, राज सर ने बोला, ठीक है। राइट कहते हैं, अप्रैल में बच्चे नहीं रहते हैं, एग्जाम नीट का आ रहा होता है, बहुत बच्चे राइट घर चले जाते हैं। मई में एग्जाम होता है ना नीट का, तो कुछ कुछ बच्चे पहले घर चले जाते हैं एग्जाम से पहले। होम वो एग्जाम सिकनेस ऐसा कुछ तो बोल के बोलते हैं, हमको एग्जाम से पहले घर जाना है, ऐसा ऐसा कुछ तो बेवड़ापन करते हैं कुछ तो बच्चे। देखो ना कितने 12th के बच्चे दिखते हैं अभी आपको, देखो कम ही हो जाते हैं, आधे तो घर पे रहते हैं, घर पे पढ़ाई करते हैं, इतने अभ्यास होत नाही, ते घरी आम्ही अभ्यास करतो, इंस्टाग्राम चालवतो। कुछ नहीं, आधे बच्चे तो एकदम नालायक होते हैं, पढ़ते नहीं यार सही से, कसम से। बहुत अननेसेसरी का टाइम वेस्ट करते हैं। जब लेक्चर्स होते हैं तो लेक्चर्स में आधे लेक्चर्स अटेंड नहीं करते, और लेक्चर्स अटेंड नहीं करते और उसके बाद लेक्चर अटेंड करने के बावजूद भी अच्छे से ध्यान नहीं देते लेक्चर्स के अंदर, कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी कुछ पड़ जाते हैं। और फिर लास्ट में क्या करते हैं, जब लास्ट टाइम आएगा पढ़ने का रिवीजन का, तो घर चले जाएंगे, घर जाके यूट्यूब पे नए नए अलग अलग जो है टीचर्स का ढूंढेंगे, और वहां से वो सारा टॉपिक फिर से पढ़ना शुरू करेंगे। तो कितना टाइम वेस्ट करते हैं। तो जब पढ़ने की बारी आती है टॉपिक, तब तो क्लास में जब पढ़ाते हैं तब ध्यान नहीं देते नहीं, और अब जाके फिर लास्ट के मोमेंट पे अब यूट्यूब पे से जाके आके पढ़ते हैं अलग अलग टीचर से, सोचते हैं कि इनसे मेरा भला हो जाएगा, ऐसा कुछ भला नहीं होता। नो डाउट यूट्यूब पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं अच्छे, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, बट ना तुम कितना भी कर लो भैया, जो क्लास में बैठ कर जो टीचर तुमको जो पढ़ाएगा और जो यूट्यूब पे जो पढ़ाएगा, उसमें दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये तो याद रखना भैया, ये तो कितना भी कर लो, और हमने बहुत साल देखा, हर साल देखा ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं। ठीक है, जो ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़े हैं पर उनका कोई मार्क्स नहीं, अच्छे ब्रिलियंट ब्रिलियंट बच्चे में नहीं आए, बट जो लोग क्लास में बैठ के अपना क्लास के प्रोग्राम को अच्छे से फॉलो किए हैं, वो लोग हमेशा अच्छे आए हैं। इसलिए लेक्चर्स मिस मत करो, जो लेक्चर्स मिस करेगा उसका कभी कुछ नहीं हो सकता। लिखा सब लोगों ने ये M+3 से M+2 याद रहेगा सब लोगों को। तो इसमें याद रखना, पहले तीन का नेगेटिव होगा, नेक्स्ट तीन का पॉजिटिव होगा, तीन जिनका नेगेटिव होता है उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, जिनका पॉजिटिव होगा उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब इन तीनों में से पूछेंगे कोबाल्ट +3 मैंगनीज +3, इनमें से सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेंगे, तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये हो जाएगा कोबाल्ट। क्लियर हो गया? तो इसको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखने का। तो ये भी हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ये सब करा दिया, अभी क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स ही बचे होंगे, अभी तो क्या बचेगा हम लोगों को। अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स बचे ऑक्सीडेशन के, वो बता देते हैं हम लोगों को। फालतू पॉइंट, सबसे वाहियात चीज पता नहीं तुम लोगों को। हाँ, अभी एक वो रिएक्शन बची होगी ना तुम लोगों की, वो कॉपर वाली, वो रिएक्शन कॉपर वाली बची हुई है। यस। अब ये जो -+2 से लेके ये वाला है, इसमें एक दो कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स, एनसीईआरटी के पॉइंट्स बताता हूँ, एक बार रीड कर लेना आप लोग, डीप ब्लॉक एनसीईआरटी रीड कर लेना, एक पॉइंट है वो, ये देख लो जरा। क्या बोला है यहाँ पे, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द ई नॉट वैल्यू ऑफ मैंगनीज, निकेल एंड जिंक आर मोर नेगेटिव देन द एक्सपेक्टेड ट्रेंड। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा नेगेटिव होती है। क्लियर? तो ये याद रखना, पूछ सकते हैं इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेड रेंज से इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, तो ये याद रख लेना। अब बात करेंगे हाइड्रेशन की, तो हाइड्रेशन की बात करेंगे, देखो जरा। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है तुम्हारी, वो डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज पे डिपेंड करती है, और साथ में आयन एटमाइजेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होगी तुम्हारी, सबसे कम किसकी होती है, मैंगनीज की होगी, किससे कम होगी, सबसे ज्यादा मैंगनीज, तो लिख लो भैया, सबसे कम हाइड्रेशन एंथैल्पी Mn की होती है, मैंगनीज की सबसे कम होगी। लीस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे कम मैंगनीज की होती है।
और सबसे जो हाईएस्ट होगी तुम्हारी, क्लियर हो गया, वो जो है लोअर एलिमेंट्स की होती है, जो सबसे नीचे क्या होते हैं, निकेल कॉपर जिंक के लोगों की सबसे हाईएस्ट होती है। निकेल कॉपर जिंक के लोगों की हाईएस्ट होगी। कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक के लोगों की हाईएस्ट हो जाती है। आयरन के बाद के नीचे के जो लास्ट के चार होते हैं, लास्ट के चार की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट होती है। हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में लिख लेना भैया। कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक इन लोग की हाइड्रोजन एंथैल्पी हाईयर होगी, सबसे कम मैंगनीज की होगी। यस, अब मैं इसमें से कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, मैं रीड रीड कर करके बताऊंगा, आप लोगों को खुद से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये वाले अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बताऊंगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स के आपको नोट खुद से बनाने हैं। मैं रीड इसमें से खाली मार्क करवा दूंगा, आप लोग लिख लो, नहीं तो फिर एक काम करता हूँ, मैंने जो 12th के बच्चों को, जो पुराने बच्चों को पढ़ाया, उसके डी ब्लॉक के नोट्स में से मैं आपको फोटो भेज देता हूँ। वो एक काम कर सकते हो, तो अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए खुद से, नहीं लिखना है, मौत आती है तो मैं मेरे नोट्स का फोटो भेज देता हूँ, मेरे को कोई याद दिला देना कल के क्लास में। मैं आज जाके डी ब्लॉक का 11th के बच्चों का जो पढ़ाया है उनको, उसका फोटो भेज देता हूँ तुम लोगों को, तो उसमें से तुमको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे। अभी जब मैं पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, सब फालतू पॉइंट्स है, पर इसके ऊपर से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यान से देखते जाओ क्या क्या पॉइंट्स है। सबसे पहले बात करेंगे भैया यहाँ पे, तुम लोग को CU2 I2 वाले रिएक्शन पढ़ाई क्या मैंने, नहीं ना, वो अभी आएगी, वो रिएक्शन अभी आएगी CU2 I2 वाली, ठीक है। देखो जरा, सबसे बात पहले बात करेंगे भैया ऑक्सीडेशन स्टेट की, स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो क्या होता है। सुनो जरा, जो तुम्हारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट आता है या टॉप ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, उसके लिए जो है दो ही एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैंगनीज, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कारण जो है टॉप ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन दो ही ऐसे एलिमेंट है जो टॉप ऑक्सीडेशन स्टेट लेके आ सकते हैं, बिकॉज वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे उतना ज्यादा प्लस का चार्ज आएगा। तो अगर पूछेंगे भैया टॉप ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल पे कब आता है, तो कब आएगा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ। समझ में आएगा, ये याद रखना भैया। ऑक्सीजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दो जन जो है टॉप ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके आने में मदद करेंगे। समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। तो ये चीज जो है क्या बोल सकते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऊपर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आता है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में से पूछेंगे भैया कि उन दोनों में से ज्यादा बेटर एबिलिटी किसकी है, मतलब ज्यादा एबिलिटी किसकी आएगी, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से ज्यादा एबिलिटी किसकी है। तो ऑक्सीजन की एबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, इसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, इसलिए ऑक्सीजन जो है क्या बोल सकते हैं, वो बेटर तरीके से जो है वो क्या लेके आ सकता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट लेके आ सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैंगनीज का। मैंगनीज की बात करेंगे, अगर मैंगनीज के ऊपर मैं 7 फ्लोरीन लगाऊंगा तब जाके इस पे +7 आएगा। और जब मैंगनीज के ऊपर जो है क्या बोल सकते हैं, मैं अगर MnO4- की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 4 ऑक्सीजन में भी इस पे कितना आ जाता है, +7 आ जाता है। तो अब देखेंगे भैया, मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे अगर एक ही मैंगनीज पे मेरे को 7 7 फ्लोरीन ड्रॉ करने हैं, तो एक मैंगनीज पे 7 फ्लोरीन जब मैं ड्रॉ करने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और ये हिंड्रेंस होने की वजह से ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्लियर। परंतु अगर मैं बात करता हूँ या फिर अगर एग्जाम, और मैं अगर मैंगनीज की बात करता हूँ, अगर इस पे ऑक्सीजन की बात करूँ, तो ऑक्सीजन मेरे कितने लग जाएंगे यहाँ पे, 4, और 4 ऑक्सीजन में ही मेरे पास जो है क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 ऑक्सीजन में कितना आ जाएगा, +7 आ जाएगा। क्लियर हो गया क्या। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है बट फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो एबिलिटी टू स्टेबलाइज द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सबसे ज्यादा किसमें होती है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में। और फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से भी ज्यादा किसके अंदर होगी, ऑक्सीजन में। रीजन पूछेंगे ऑक्सीजन में क्यों होती है, बिकॉज ऑक्सीजन के पास क्या होता है, द एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। समझ में आएगा, तो इस चीज को याद रखना, अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको यही मिलेगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। यस, अब बात करेंगे भैया कुछ और 2 3 चीजें हैं, वो सब चीजें देख लेते हैं। वैनेडियम की बात करेंगे, वैनेडियम के अंदर देखेंगे वैनेडियम के अंदर क्या क्या बन सकता है। तो वैनेडियम जो होता है तुम्हारा, वैनेडियम का जो टॉप हैलाइड होता है उसकी बात करेंगे। क्लियर है, तो और इस देखेंगे क्रोमियम, पहले तो क्रोमियम का दिया होगा, क्रोमियम किधर गया। Yes. अब मैंगनीज और इसकी बात करेंगे क्रोमियम की, क्रोमियम पे CrF6 बनना पॉसिबल नहीं होता, CrF6 बनता नहीं है। सीआर पे सिर्फ फ्लोरीन लगने के बाद मैक्सिमम 3 ही फ्लोरीन लगते हैं, CrF3 क्या बनेगा, F3 बन सकता है। तो क्रोमियम जो है वो भी मैक्सिमम 3 फ्लोरीन ले पाता है। क्लियर। अब कोबाल्ट की बात करेंगे, कोबाल्ट भी अगर आप देखोगे तो कोबाल्ट भी कितने फ्लोरीन ले पा रहे हैं, मैक्सिमम 3 ही फ्लोरीन ले पाएगा। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब वैनेडियम की बात करेंगे, वैनेडियम देखेंगे तो वैनेडियम जो होता है तुम्हारा
इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, वैनेडियम VF5 बनाएगा, क्या बनाएगा, VF5, 5 फ्लोरिन लेगा। बट ये जो 5 फ्लोरिन होते हैं ये इतने ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होते, तो इसलिए क्या होता है, तुरंत हाइड्रोलिसिस कर लेता है। तुरंत क्या कर लेगा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब जो मॉइस्चर होता है उसके साथ रिएक्ट करता है, और मॉइस्चर से रिएक्ट करने का, मॉइस्चर यानी पानी, पानी से रिएक्ट करता है और हाइड्रोलिसिस करता है, और हाइड्रोलिसिस करके तुरंत क्या बना लेगा तुम लोग का, VOX3 बना लेगा, मतलब VOF3 VOCl3 ऐसे बन जाएगा। क्लियर, ऐसे। सो देखेंगे, सी दिस है ना, देखो, ऑल दो V+5 इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय VF5, क्लियर हो गया। द अदर हैलाइड्स, ठीक है, हावेवर अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव ऑक्सो हैलाइड्स लाइक VOX3, क्लियर हो गया क्या, यस। तो इसमें से देखेंगे, तो वैनेडियम पे 5 फ्लोरीन लग सकते हैं क्या, यस, 5 फ्लोरीन लगना पॉसिबल है। बट ये भी हाइड्रोलिसिस कर लेता है। बट या इसका हाइड्रोलिसिस की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो बहुत ही कम होती है। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ोगे इसकी, तो वो जो है ऑलमोस्ट 10⁻⁻8 में आती है। तो 10⁻⁻8 में आने की वजह से जो है वो फिर भी ठीक होती है, क्लियर हो गया क्या। बट अगर हम देखेंगे इसकी, मतलब इसकी हाइड्रोलिसिस जब होती है तो ये हाइड्रोलिसिस बहुत स्लो होती है, तो इसलिए ये टिक सकता है। बट अगर मैं बात करता हूँ VCl5 की, तो VCl5 थोड़े टाइम के बाद तुरंत हाइड्रोलाइज होकर क्या बन जाएगा, VOCl3 बन जाएगा, समझ में आया। और सिमिलरली जो है क्या बोल सकते हो तुम्हारा, अगर मैं VBr3 की बात करूं, VBr5 की बात करूंगा, तो ये भी हाइड्रोलाइज होकर VBr3 बन जाएगा, समझ में आया, VOBr3। तो इनका क्या बन जाता है, ऑक्सो हैलाइड्स क्या बन जाएंगे। तो वैनेडियम के लिए खाली BF5 एग्जिस्ट करेगा, क्या एग्जिस्ट करेगा, BF5, क्लियर। अब सिमिलरली मैं क्रोमियम की बात करूंगा, तो क्रोमियम के केस में देखो जरा क्या होगा, कोबाल्ट में तो यही बनता है, CF3 बनेगा, क्लियर हो गया। अब क्रोमियम की बात करेंगे, तो क्रोमियम की बात करेंगे, तो क्रोमियम में जो फ्लोरीन होते हैं तुम्हारे, ये 6 फ्लोरीन जो है क्रोमियम के लिए इतने स्टेबलाइजिंग इफेक्ट लेकर नहीं आते। क्रोमियम में हिंड्रेंस होना शुरू हो जाता है। बट क्रोमियम के अंदर जो एक स्पेशलिटी होती है कि जब क्रोमियम 6 बॉन्ड बनाता है, तो इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है ये स्टेबल होता है, ठीक है। ये जब आप लोग आगे पढ़ते हो तो एडवांस स्टूडेंट्स वाले बच्चों को थोड़ा बहुत बताते हैं हम लोग। बट क्रोमियम का जो ये वाला स्ट्रक्चर है, कौन सा, +6 वाला फ्लोरीन के साथ, इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर थोड़ा स्टेबल होता है, इसकी वजह से CrF6 जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, क्लियर हो गया। नहीं तो क्रोमियम के लिए जो कोवेलेंट कैरेक्टर वाले होते हैं वो CrF3 ही सबसे ज्यादा अच्छे से एग्जिस्ट कर पाता है, क्लियर हो गया क्या। तो बहुत बढ़िया। तो अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में, तो जब आप जेडेली पढ़ते हो तो जेडेली में क्लियरली मेंशन है कि CrF6 जो है वो इतना वायबल नहीं होता। बट अगर आप लोग जब एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में आप देखते हो VF5 और CrF6 क्या है, अलाउड है, समझ में आया। तो अब इससे सवाल क्या आएगा, आपको पूछेंगे भैया फ्लोरीन का सबसे टॉप ऑक्सीडेशन स्टेट डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ कब बन सकता है, सिर्फ फ्लोरीन के। तो वैनेडियम के साथ +5 और क्रोमियम के साथ +6 में बन सकता है। बट अगर आपको बोल दे तो VF5 चल जाएगा और CrF6 भी चल जाएगा, बट MnF7 चलेगा क्या, नहीं चलेगा, समझ में आया क्या, क्लियर हो गया, समझ में आया सब लोगों को, बहुत बढ़िया। तो इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट कहाँ गया, नेक्स्ट कहाँ गया। तो अब Mn के देखेंगे, तो Mn पे कितना लग सकता है फ्लोरीन, Mn पे मैक्सिमम फ्लोरीन कितने लग सकते हैं, 4, कितने लगेंगे, 4। तो इस चीज को आपको याद रखना है भैया, Mn पे मैक्सिमम फ्लोरीन कितने लग जाते हैं, 4 फ्लोरीन। तो ये पूछ लेते हैं आप लोगों को, Mn के ऊपर सिर्फ सिंगल फ्लोरीन लगाओ, मतलब सिर्फ फ्लोरीन लगाओ, तो उसके साथ टॉप ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, तो +4 आ जाएगा, क्लियर हो गया। पर क्रोमियम के साथ कितना आ जाएगा, +6 भी चलेगा, और वैनेडियम के साथ कितना चलेगा, +5 चलेगा, क्लियर हो गया सब लोगों को, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अबाउट द, क्या बोल सकते हैं, कॉपर के साथ रिएक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके लिखना है आप लोग को, कॉपर के साथ रिएक्शंस कैसी होती है। तो ध्यान समझेंगे, कॉपर जो होता है तुम्हारा इजेंट, कॉपर के साथ ऐसा होगा यहाँ पे, कॉपर जब भी किसी हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो हैलोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद जो है वो उसके साथ जो है डाई हैलाइड बनाता है, क्लियर हो गया। बट जब आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा तो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। जैसे देखेंगे भैया, कॉपर है, तो यहाँ पे कॉपर की अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ फ्लोरीन के साथ, तो ये क्या देगा, CuF2, क्या देगा, CuF2 दे देगा, समझ में आएगा। पर अगर यही कॉपर की रिएक्शन में अगर क्या बोल सकते हैं क्लोरीन के साथ कराऊंगा, तो यहाँ पे क्या देगा, CuCl2 दे देगा। बट अगर सेम कॉपर की रिएक्शन अगर मैं आयोडीन के साथ कराऊंगा, तो यहाँ पे मेरे को CuI2 मिलेगा नहीं, ठीक है, CuI2 मिलता नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा Cu2I2, जिसका व्हाइट पीपीटी होता है, क्या होता है, और ये बहुत ज्यादा पूछते हैं आप लोगों को रिएक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे दी हुई है सी दिस रिएक्शन, अगर आप कॉपर की रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो कॉपर की रिएक्शन जब आप कॉपर +2 की रिएक्शन कराओगे आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, Cu2I2 मिलेगा, समझ में आएगा। Cu2I2, इसमें कॉपर पे कितना चार्ज होगा, +1 का चार्ज होगा, क्लियर। तो ये रिएक्शन को लिख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन।
तो कॉपर प्लस टू क्या करता है, आयोडीन को ऑक्सीडाइज करता है, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। ये रिएक्शन लिख लो, Cu2 I2 की वाइट पीपीटी होगी, क्या होगी, वाइट पीपीटी। बड़े आगे। अब इस पीपीटी को स्टार मार्क करके लिख लेना, Cu2 I2 वाली जो रिएक्शन में लिखवाई है तुमको, ये वाली रिएक्शन जो है, Cu कॉपर प्लस टू प्लस आयोडाइड की रिएक्शन क्या देगा, Cu2 I2। इसकी व्हाइट पीपीटी होगी और साथ में आयोडीन गैस मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, आयोडीन गैस का कलर होता है वायलेट कलर की गैस होती है, क्लियर। तो ये याद रख लेना, Cu2 I2 व्हाइट सॉलिड होगा, इंपॉर्टेंटली याद रखना, एग्जाम में आएगा ये। आगे सॉल्ट में फिर से पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। अब देखेंगे भैया, देखो नेक्स्ट क्या होता है। अब कॉपर एक बहुत सिंपल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन शो करता है, इसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। तो ये याद रखना आपको, कॉपर प्लस वन जो होता है वो एक रिएक्शन शो करेगा, कॉपर प्लस वन इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ठीक है। अब स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये चीज को आप लोगों को एकदम दिमाग में बिठा के रख लेना है, स्टेबिलिटी की बात को। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो कॉपर प्लस वन और कॉपर प्लस टू की बात करूंगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10 आती है और इसकी 3D9 आती है, क्लियर है। और स्टेबिलिटी पूछेंगे आप लोगों को, कॉपर प्लस वन में ज्यादा स्टेबल है, प्लस टू में ज्यादा स्टेबल है। तो अगर आप देखोगे तो दिखेगा ये क्या है तुम्हारा 3D10, तो 3D10 वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्लियर होगा। और ये वाला क्या होगा, कम स्टेबल। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। मेरे को अभी भी याद है, निखिल भारती को जब मैं पढ़ा रहा था डीएनए ब्लॉक, तो मैंने उसको लास्ट डे पे ये बोला था, भाई बेटा तू कुछ भी करना पर इस चीज को याद रखना, और उसके पेपर में यही वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्लियर। अब जेई वाले में आया था, नीट वाले में वो मेरे को पता नहीं, बट उसके एक पेपर में कोई तो ये क्वेश्चन आया था। तो मेरे को आके बोला कि हाँ सर आपने बोला था ये करना। डीएनए ब्लॉक उनको किसी दूसरे टीचर ने पढ़ाया था, मैंने बस खाली इंपॉर्टेंट मार्क करवा के दिए, तो मैंने जब इंपॉर्टेंट मार्क करवा के दिए तो मैंने उसको ये मार्क करवा के दिया था, और ये एग्जाम में आया था। तो वो मेरे पास आया था एग्जाम के बाद बोलने के लिए। तो देखो जरा यहाँ पे, अब कल तुम लोग को अमाइल अल्कोहल वाला क्वेश्चन आया था क्या, CrO5 वाला, किसके बैच में आया था, क्रोमिल क्लोराइड वाला। क्रोमिल क्लोराइड वाला क्वेश्चन जो है मॉर्निंग शिफ्ट में आया था उस दिन, मैं तुम लोग को पढ़ाया याद है क्या, मैं लास्ट में जाते जाते बोल के गया कि भैया CrO5 जो है ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, क्रोमाइल क्लोराइड वाला रिएक्शन मैंने लिखवा के दिया था, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड। ये कल के इवनिंग के सेक्शन में आया था, तुम लोगों में ए ऑप्शन था, क्रोमाइल क्लोराइड था, ठीक है। और मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग से शिफ्ट में पूछा था क्रोमाइल क्लोराइड, मॉर्निंग शिफ्ट में इसका प्रोडक्ट पूछा था, प्रोडक्ट था तुम्हारा CrO5 अमाइल अल्कोहल के साथ। तो दोनों के दोनों जो है, मैंने आपको जिस दिन बताया था उसके एक दिन जस्ट बाद ही जो है ये वाला क्वेश्चन आया था। मैं आपको बोला भी था क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं आप लोगों को एग्जाम में, क्रोमाइल क्लोराइड वाला जिसमें CrO5 बनता है, जिसका ब्लू कलर का होता है अमाइल अल्कोहल के साथ। और सेम क्वेश्चन आया था मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर, अमाइल अल्कोहल वाला क्वेश्चन। क्या हुआ बेटा। हाँ, वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ना, स्ट्रक्चर दिखाऊंगा ना तुमको। हाँ हाँ, सॉल्व में पढ़ाऊंगा ना मैं तुमको। मैं तुमको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं उसका, मैं आपको सॉल्ट में बताऊंगा, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रोमाइल इनको क्लास इनके जेई में वही क्वेश्चन आया था कल, क्रोमाइल क्लोराइड का KCl के साथ रिएक्शन होता है, H2SO4 डालते हैं, और उसके बाद जो उसके अंदर क्रोमाइल क्लोराइड बनता है। और वो क्रोमाइल क्लोराइड का जो है हम टेस्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। बहुत बढ़िया, बढ़ रहे हैं आगे। तो ये देखो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ये C10, ये D10 है, और ये क्या है, D9 है। तो ज्यादा स्टेबल ये दिखना चाहिए क्या, बिकॉज ये क्या है कंप्लीटली, ये क्या है तुम्हारा कंप्लीटली फील्ड है। बट ज्यादा स्टेबल जो है ये होगा, रीजन क्या होगा, हाइड्रेशन, रीजन क्या होगा, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। इसमें जो है कॉपर की साइज प्लस टू की साइज बहुत छोटी होती है, और साइज छोटी होने की वजह से हाइड्रेशन ज्यादा होता है। तो याद रखना भैया, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो जिसका साइज ज्यादा छोटा होगा वो उसका हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा, और हाइड्रेशन से स्टेबिलिटी आती है मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो रीजन क्या होता है, कॉपर प्लस टू का हाई हाइड्रेशन ऑफ कॉपर प्लस टू। कॉपर प्लस टू में हाइड्रेशन ज्यादा होता है, हाइड्रेशन ज्यादा होने का रीजन क्या है, स्मॉल साइज। तो कॉपर प्लस टू का स्मॉल साइज होगा, स्मॉल साइज से हाइड्रेशन ज्यादा होगा, इसलिए कॉपर प्लस टू बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। उसको तीन चार तारे लगा के इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, कॉपर प्लस वन कम स्टेबल होता है, कॉपर प्लस टू ज्यादा स्टेबल होता है। दो दो मिस कॉल आके गए। लिख लिया सब लोगों ने, क्या बोला मैंने, कॉपर का। अब इसकी वजह से क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि कॉपर प्लस वन ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो कॉपर डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन दिखाएगा। कौन सी रिएक्शन दिखाएगा,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछेंगे आप लोगों को। इसको स्टार मार्क करके लिख दो, तीन चार तारे लगा दो। कॉपर का जो +1 वाला आयन होता है, दैट शोज डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। कॉपर का +1 जो होता है वो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है। और यहाँ पे कॉपर कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर +1, और कॉपर +2 में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको, ये बहुत ही फेमस डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन है। कॉपर +1 डिस्प्रपोर्शनेट करता है, ठीक है। डीएनए ब्लॉक के दो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है, एक अभी ये पढ़ाई, एक और बताता हूँ। ये दो डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सेकंड देखो जरा, एक एमएन की आती है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा आगे। MnO4 2- मैंगनेट आयन, मैंगनेट आयन जो होता है वो भी डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है। और क्या देगा, पर मैंगनेट देगा तुम लोगों को, और साथ में MnO2 देगा। ये दो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो होती है तुम्हारी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इन दो रिएक्शंस को याद रखने का, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शंस को। कल के क्वेश्चन में आया था क्या ये? क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन? हाँ, तो ये दो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसको याद रखने का भैया। क्लियर है। और डिस्प्रोपोर्शनेशन आपको पता होगा रेडॉक्स में, किसमें पता होगा? रेडॉक्स में आपको बताया होगा डिस्प्रोपोर्शन कौन शो कर सकता है। जो टॉप पे होगा और लोएस्ट पे होगा ना, वो कभी डिस्प्रोपोर्शनेट शो नहीं करेगा, उसके बीच वाले सब शो कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है, अगर आप देखोगे कुछ नहीं भी पता तो अभी भी आप सॉल्व कर लोगे, अगर आपको पता होगा। मैंने आपको बताया था ये कौन, अगर अगर आप देखोगे ये बेसिक मीडियम है, तो +6 है, तो +6 है, तो उसके अलावा एक तो +7 आ सकता है टॉप। एक कम होगा, तो कम कौन सा आता है? प्लस। क्लियर हो गया, सारे मीडियम के जो है क्या हो सकते हैं, ये आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है आप लोग निकाल सकते हो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। बड़े आगे। कॉपर वाला हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे भैया, सी दिस। द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द ऑक्साइड, ये तो बता दिया तुम लोगों को, ठीक है। और क्या है बताएंगे, देखो देखो। हाँ, अब आयरन की बात करेंगे, आयरन की बात करेंगे, आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आयरन के बारे में देखेंगे जरा, पे अटेंशन। आयरन की बात करेंगे, आयरन के जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं +2 और +3 होते हैं, क्या हो गया, +2 और +3। बट आयरन जो है +2 और +3 के अलावा +6 भी शो करेगा, एक कंपाउंड को फेरेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग? फेरेट। तो आयरन शोज योर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, ये तो कॉमन है, और उसके अलावा +6 भी शो करेगा, कहाँ पे शो करेगा? फेरेट में। तो लिख लो भैया, आयरन जो होता है तुम्हारा वो +2 और +3 के अलावा +6 शो करता है, तो उन कंपाउंड्स को हम लोग फेरेट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फेरेट्स। फेरेट्स का फॉर्मूला लिख लो, FeO4 2-, ये फेरेट का फॉर्मूला होता है। बट ये फेरेट जो होता है तुरंत डिकम्पोज हो जाता है अल्कलाइन मीडियम के अंदर, अल्कलाइन मीडियम में तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा। लिखा क्या? आयरन विल शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन से कंपाउंड्स में? फेरेट्स में। क्लियर हो गया क्या? इसको स्टार मार्क करके लिखना फेरेट्स को, ये बहुत काम की चीज होती है फेरेट्स। अब फेरेट पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा? +6 का। तो +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है फेरेट के अंदर, इसको याद रखना है आप लोगों को। क्लियर हो गया क्या? अब +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो उस हिसाब से देखोगे तो आयरन में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे डी में, बताओ जरा। 0। समझ में आएगा? तो आयरन के अंदर नहीं, डी में कितने, 2 बचेंगे, डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। क्लियर हो गया? तो फेरेट्स कैसे हो जाएंगे? पैरामैग्नेटिक हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो फेरेट्स कैसे हो जाते हैं? पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएंगे। क्लियर हो गया क्या? अरे भैया, आयरन जो है वो +2 और +3 कॉमन शो करता है, +6 एक ही कंपाउंड में शो करेगा, नाम क्या है? फेरेट। फेरेट का फॉर्मूला क्या बताया? FeO4 2-। समझ में आया? इसको फेरेट बोलते हैं। फेरेट का नाम कैसे फॉर्मूला याद रखोगे? जैसे आप लोग का क्रोमेट होता है वैसे ही क्या होगा? फेरेट होगा। समझ में आएगा? जैसे क्रोमेट होता है वैसे ही क्या होगा? फेरेट। जैसे सल्फेट होता है वैसे ही क्या होगा? फेरेट होगा। समझ में आया? ऐसे ही जो है फेरेट होता है। अब फेरेट जो होता है वो अल्कलाइन मीडियम में डिकम्पोज होगा, कौन से मीडियम में डिकम्पोज होगा? अल्कलाइन। टूट जाना, डिकम्पोज होना मतलब
टूट जाना किस में टूटेगा? FeO में और Fe2O3 में, मतलब +2 और +3 में, फेरस और फेरिक में टूट जाएगा। तो यहाँ पे लिखा होगा, देखो जरा, डिकम्पोज हो जाता है तुरंत रेडिली। ओके, एक ही दिया गया, Fe2O3 दिया गया, मीडियम बट रेडिली डिकम्पोजेस टू, यस, तो फेरिक ऑक्साइड लिख लेना, ठीक है, मैं शायद मैं से चूक गया। तो फेरिक ऑक्साइड में जो है डिकम्पोज हो जाता है, तो याद रख लेना भैया, फेरिक ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। क्लियर? अब बात करेंगे भैया, नेक्स्ट आएगा इसके ऑक्सो कैटायंस की, तो देखेंगे भैया नेक्स्ट क्या आएगा। बिसाइड द ऑक्साइड्स ऑक्सो कैटायंस की बात करें, ऑक्सो कैटायंस मतलब मेटल के ऊपर लगे हुए ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, प्लस का चार्ज आएगा, उसको बोलेंगे ऑक्सो कैटायंस। तो ऑक्सो कैटायंस वैनेडियम के बड़े फेमस होते हैं, ऑक्सो कैटायंस इनके बारे में पूछते हैं तो इनको लिस्ट वाइज लिख लेना। वैनेडियम के ऑक्सो कैटायंस देखो जरा क्या कहती है। VO2 पॉजिटिव और क्या VO+2, क्लियर होगा क्या? दो ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव या एक ऑक्सीजन पे दो पॉजिटिव, और एक टिटेनियम का भी दिया है, तो ये कुछ ऑक्सो कैटायंस होते हैं, इनके नाम याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, देखो जरा, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, ध्यान से देखते जाओ फटाफट, देखो जरा, किधर गई किधर गई, द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? ऑक्सीजन की होती है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने की। रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। अब देखो जरा, थर्स द मैंगनीज हैव हाईएस्ट फ्लोराइड ऑफ MnF4, जो मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया कि मैंगनीज का हाईएस्ट फ्लोराइड कब होगा? +4 में, समझ में आया? ठीक है, वेयर एज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में नाम क्या बोलते हैं, विद ऑक्सीजन इज +7, तो Mn2O7 में देखेंगे। तो जब अगर ऑक्सीजन की बात करूंगा मैं, अरे क्या कर रहा है, Mn2O7 ऑक्सीजन के साथ +7 आ जाता है, क्लियर हो गया क्या? बट फ्लोरीन के साथ किधर तक आएगा? +4। ठीक है, अब लास्ट एक देखेंगे, और इसका स्ट्रक्चर आई थिंक सो कल पूछा था Mn2O7 का, ये कोई बच्चे में बोल रहे थे, इसका क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर पूछा था, आप लोगों को बताया था, Mn2O7 ग्रीन ऑक्साइड होता है, एसिडिक होता है, क्लियर हो गया। और बढ़िया टेट्राहाइड्रली होते हैं, ब्रिज MnO ब्रिज होता है, ये सब तो तुमको ऑलरेडी बता ही दिया था, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया था, क्लियर हो गया। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से जो है आप लोग के आयन से ये सबको देख लेना इधर पे, इसलिए मैं ये सब पॉइंट्स मैं आपको लास्ट में पढ़ाता हूँ, मैं आपको पहले बोला था कि अगर मैं आपको पहले दिन पे ये सब पढ़ाऊंगा ना, तो DNA ब्लॉक का आप छोड़ के भाग जाओगे। ऐसे फालतू फालतू पॉइंट्स कौन याद रखेगा, ऑक्सो कैटायंस, फेरेट्स, ये वो सब, ये सब इसलिए मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ, लास्ट डे के लिए रखता हूँ, कि मुझे पता है तब तक लास्ट डे पे बच्चे लोग मान चुके होते हैं कि भाई ठीक है चलो टॉपिक कंप्लीट होने ही वाला है, तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। इसलिए जो है मैं लास्ट डे पे पढ़ाता, मैं पहले दिन पे अगर ये सब पढ़ाता ना तुम लोगों को फालतू चीजें, तो तुम लोग मर जाते, तुम बोलते सर क्या है, इसलिए पहले दिन पे अलॉय विलॉय पढ़ाया तुम लोगों को, इंटरस्टिशियल पढ़ाया, है ना, वो सब ट्रिक्स फिक्स बताया अलॉय की, KMnO4 वाला सब बताया, तो पहले दिन पे वो सब इजी इजी समझ में आता है। तो ये सब ऑक्साइड है, ऑक्साइड विक्साइड थोड़े देख लेना, क्लियर हो गया क्या? अब एक लास्ट बचता है ऑक्साइड्स के अंदर, कि भैया कौन से एसिडिक कौन से बेसिक, तो वो सब भी थोड़ा सा बता देते, किधर गए वो वाले, तो पॉइंट ही अलग है, कहीं और ही डाल देते लोग, तो मिक्स कर करके डाल दिया, आधे इधर दिए और आधे ऑक्साइड्स ऊपर दिए इन लोगों ने, पागलों ने, ऐसे बेवड़ो से पढ़ाते हैं लोग। हाँ, गुंडा बनेंगे रे लोग। छोड़ो, पता नहीं। ठीक है, एक दो चीजें वो याद रख लेना। CR का जो O तो होता है, सी, ध्यान सुनो, CrO, Cr2O3 और CrO, है ना, ये मैंने आई थिंक सो आपको इसमें भी लिखवा के दिया पीरियोडिक टेबल में। ये बेसिक ऑक्साइड होगा तुम्हारा, और ये एम्फो होता है, और जो है क्या बोल सकते हैं, ये एसिडिक होता है। ठीक है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे जो है क्या बोल सकते हैं, आपका एसिडिटी जो है बढ़ जाती है, क्लियर हो गया? तो ये याद रख लेना, ये मैंने आई थिंक लिखवा के दिया पीरियोडिक टेबल में, मेरे को जहां तक याद है, तो नहीं लिखवा के दिया होगा तो अभी लिख लो। सेम बात करेंगे तुम्हारे में ये इसके बारे में, मैंगनीज के बारे में, तो मैंगनीज का MnO बेसिक होगा, और जो है क्या बोल सकते हैं, Mn2O7 जो होता है तुम्हारा वो एसिडिक होता है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और आई थिंक सो Mn2O3 जो होता है तुम्हारा, या Mn2O3 होगा या Mn3O4 होगा, ये वाला जो होता है तुम्हारा, ये एम्फो होगा, Mn2O3 एम्फोट्रिक होता है। ठीक है, अब वैनेडियम की बात करेंगे, तो वैनेडियम का V2O5 जो होता है तुम्हारा, ये एम्फ होगा, कैसा होगा? एम्फ होगा। इसके पहले वाले जितने भी होंगे, इससे छोटे वाले जितने भी होंगे, V2O3, वो सब बेस, वो सब क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? बेसिक हो जाएंगे, समझ में आएगा? तो V2O3 हो जाएगा, V2O4 हो जाएगा, ये सब बेसिक हो जाएंगे, पहले वाले जितने भी। छोटे वाले होते हैं, +5 टॉप होता है, टॉप वाला ही एम्फोट्रिक होता है, तो पहले वाले सारे बेसिक हो जाएंगे, जैसे ये +3 वाला हो जाएगा, ये +4 वाला हो जाएगा, सही है। वी
ऐसा ये वाले हो जाएंगे, तो ये जो वी ओ है +2 वाले सब बेसिक हो जाएंगे, तो बाकी के सारे बेसिक हो जाएंगे, छोटे वाले सब बेसिक हो जाते हैं। V2O5 एम्फोट्रिक होता है, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। V2O5 एम्फोट्रिक होगा। मैंने जब ट्रिक लिखवा के दी थी, तो ट्रिक में ऑक्साइड्स की ट्रिक में तुमको बताया था। ऑक्साइड की ट्रिक लिखवा के दी थी तुम लोगों को, ऑक्साइड एम्फोट्रिक ऑक्साइड की, जिसको भी करनी पार्टी जाओ सब। बताया सिडनी और मंचर एशिया वाला। शर्म भी नहीं है, हर चीज में ना बोल देते हैं। कितने बेशरम बच्चे हैं। मंचर और एशिया ऐड करवा के दिया था ना। हाँ, वो क्वेश्चन आया था मॉर्निंग शिफ्ट में, पहला क्वेश्चन ना जेई का। मैं मॉर्निंग शिफ्ट देखना, पहला शिफ्ट का मॉर्निंग शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, उसमें पूछा था। मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था कि भैया कौन कौन से जो है ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक है, उसमें लिखवा के दिया था। लिखवा दीजिए को चेक करो पीरियोडिक टेबल जाके, पीरियोडिक टेबल में लिखवा के दिया है, जिसको भी करनी पार्टी जाओ सब। सिडनी ऑस्ट्रेलिया मंचर एशिया, याद है क्या? हाँ, मैंने बताया था तुम लोगों को। उसमें से मैंने जर्मेनियम निकाल दिया था, और क्या डाल दिया था तुम लोगों को? मंचर एशिया। मैं बता कि एनसीईआरटी ने इसको कंफर्म किया है कि ये आएगा, मैंने लिखवा के भी दिया था तुम लोगों को। क्लियर हो गया? तो ये याद रखना। तो वैनेडियम जो है, जिसको भी करनी पार्टी जाओ वियतनाम, तो वियतनाम क्या है? ये वैनेडियम है, बट वैनेडियम का कौन सा वाला ऑक्साइड आएगा एम्फोटरिक? V2O5। समझ में आएगा? बाकी वाले ऑक्साइड्स मत कर देना एम्फोटरिक। समझ में आएगा? ठीक है, तो ये पॉइंट था, इसकी याद रहेगा सब लोगों को ये पॉइंट। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी अब बात करेंगे एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशंस कंप्लीट कर देते हैं। एप्लीकेशन एक बार रीड करा था, एप्लीकेशंस में से ऑलमोस्ट एप्लीकेशंस मैं बता ही चुका हूँ, एक दो बचे हुए वो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को एप्लीकेशंस। और यहाँ पे डी ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, एफ ब्लॉक के लिए एक दो लेक्चर लगेगा, बता देंगे एफ ब्लॉक तुम लोगों को कल। लास्ट में दिए होते हैं ना एप्लीकेशंस। सीरियस, ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं सब। ज्यादातर निकल बैटरी वाले ये सब क्वेश्चन आते हैं, निकल बैटरी में यूज होता है, सब फालतू क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखते जाओ भैया। आयरन एंड स्टील आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तुम लोग ऑलरेडी पता ही है। ठीक है। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, देयर प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड्स। ये सब तुम लोग को मेटलर्जी में बताएंगे, क्लियर हो गया? ठीक है। और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, अलॉय की बात बता दी आपको, अलॉय अलॉय तो बता ही दी आप लोगों को। अब देखेंगे भैया नेक्स्ट, तो सब टीआईओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टीआईओ की बात करेंगे, ध्यान से देखो जरा। Some compounds are manufactured for special purpose such as TiO for the pigment industry। पिगमेंट वाली कलर इंडस्ट्री जो होती है तुम्हारी, है ना, तो पिगमेंट इंडस्ट्री के अंदर पिगमेंट, पिगमेंट का मतलब सुअर की इंडस्ट्री नहीं है, तो बच्चे लोग बोलेंगे सर सुअर, पिगमेंट यानी कलर होता है, समझ में आया? कलर इंडस्ट्री के अंदर, है ना, काम आता है। और MnO2 इन ड्राई बैटरी सेल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ऑलरेडी जेई के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। TiO इन पिगमेंट इंडस्ट्री, MnO2 इन बैटरी, ड्राई बैटरी, वो भी कौन सी? ड्राई बैटरी में MnO2 इन ड्राई बैटरी। क्लियर हो गया क्या? बहुत बढ़िया। और इसके साथ क्या यूज होता है बैटरी इंडस्ट्री में, किस किस का यूज होता है? जिंक एंड निकल कैडमियम का भी, समझ में आएगा? ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लिख लेना बैटरी में। MnO2 इन ड्राई बैटरी सेल्स, एंड द बैटरी इंडस्ट्री ऑल्सो रिक्वायर्ड जिंक निकल कैडमियम। समझ में आया? कॉइनेज मेटल्स ऑलरेडी बता दिया, कॉपर सिल्वर, ये जो है ये सब कॉइनेज मेटल्स होते हैं। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते जाओ भैया, यूके कॉपर कॉइन, ये तो मैं आपको बताया, यूके में कुछ नहीं। तो यूके जो है कॉपर और निकल का एलॉय होता है क्योंकि यूके। ठीक है, ये तो बता दिया तुम लोगों को। और क्या बता दिया तुम लोगों को, देखो जरा, V2O5 जो है वो इंडस्ट्री में काम आता है एज ए कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट में बता दिया। जिगलर नाटा कैटलिस्ट ऑलरेडी लिखवा के दे दिया तुम लोगों को। ठीक है। और पॉलीथीन वाला सब बता दिया तुम लोग को, और आयरन वाला बता दिया, निकेल हाइड्रोजनेशन बता दिया, वैकर्स प्रोसेस बता दिया। फोटोग्राफी में AGBR का यूज होता है, मैं आई थिंक तो कोऑर्डिनेशन में बता चुका हूँ आप लोगों को, नहीं बताया होगा तो लिख लेना। तो यहाँ पे आप लोग के एप्लीकेशंस भी कंप्लीट होते हैं। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द डी ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक बचा हुआ है, एफ ब्लॉक जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करना शुरू करेंगे। तो सबका साथ सबका विकास, आप सबके निरंतर प्रयास और बहुत सारे साथ से हमने कंप्लीट किया डी ब्लॉक। जोरदार ताली हो जाए आप लोगों के लिए। यस, छोटा सा पॉइंट है एब्लॉक, एब्लॉक में ज्यादा कुछ है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीडेशन स्टेट, बस खाली ये तीन ही पॉइंट है जो मेरे को तुमको पढ़ाने इंपॉर्टेंट है। वो तीन पॉइंट कल आपको कल पढ़ा देंगे, अगर कल कंप्लीट होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मंडे का एक क्लास लग के हमारा, मंडे से हम लोग या ट्यूसडे से हम लोग P ब्लॉक शुरू कर देंगे।